हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा रचनाकारों में से एक हैं जिनकी शैली जो है वो विदेशिया है। विदेशिया शैली यानी बिहार के जो नाट्य कला है वो एक शैली विदेशिया है, और भिखारी ठाकुर की वजह से हम उसको प्रमुखता से जानते हैं। वो शैली आपकी है, और आप नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार हैं ही, साथ में आपने अपने सभी कहानियाँ भी जो लिखी आपने, सभी कृतियों में लोक और शास्त्र, या इसके आगे बढ़कर मैं कहूँ समाज शास्त्र को प्रमुखता से स्थान दिया। आपका जो पहला उपन्यास है अग्निलीक, वो भी भोजपुरी परिदृश्य में जो सामाजिक, राजनीतिक, और भी आगे जाएं तो यथार्थवाद, या और भी आगे जाएं नव यथार्थवाद, उसके बदलाव को परिभाषित कर रही है। और उसमें भी तमाम लोकगीत और गीत और तमाम चीज़ें हैं जो शैली विदेशिया है, एक नाटक की विधा में है। और ये दूसरा उपन्यास है दाता पीर। इसमें भी मीर साहब, अमीर खुसरो और तमाम लोग बीच बीच में आते हैं। और कल रात जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा भी कि जिस तरह से मन्नू भंडारी जी ने महाभोज पहले उपन्यास में लिखा और बाद में उसे नाटक में तब्दील किया, तो ये पढ़ते वक्त ही मुझे महसूस हुआ कि ये एज सून एज पॉसिबल, जिसको हम ASAP कहते हैं, इसको नाटक में तब्दील कर देना चाहिए और उसका मंचन होना चाहिए, और उस मंचन को हम सबको देखने का रस आनंद मिलना चाहिए। और अब मेरी भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। पहला प्रश्न इस सत्र का, हिंदी साहित्य की बात अगर करें तो हाशिए पर जो लोग हैं, विशेषकर हम मुस्लिम विमर्श की जब बात करते हैं सर, बहुत कम लिखा गया। शुरुआती दौर में अगर लिखा भी गया तो मुस्लिम किरदार को कट्टरवादी या एक अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, या मान लीजिए एक ऐसा किरदार जिसके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। और मैं अगर साफ साफ वाक्यों में कहूँ तो छौका लगा हुआ किरदार लिखा गया। लेकिन जब प्रेमचंद तक आते हैं तो पाते हैं कि उनके रचनाओं में पहली बार ऐसा महसूस होने लगता है कि मुस्लिम किरदारों को, पात्रों को सकारात्मक रूप से भी प्रमुखता से या पूर्णता से, क्योंकि दोनों ही पहलू, एक व्यक्तित्व में कई पहलू होते हैं, तो पूर्णता से प्रेमचंद जी ने मुस्लिम पात्रों को रखना शुरू किया। ये इतनी कठिन यात्रा क्यों रही मुस्लिम पात्रों को, सामाजिक जो पात्र थे? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और शोभा आपको, आपका भी बहुत बहुत आभार। कबीर की एक पंक्ति से अपनी बात शुरू करूंगा मैं। बिरह की ओदी लाकड़ी सपूचे औधुधु आए। तो यह उपन्यास विरह की एक गीली लकड़ी है जो आपको धुआती हुई, हमेशा धुआती हुई दिखेगी। अब यह प्रश्न कि अब तक कैसा लिखा गया, ऐसा नहीं है शोभा। हिंदी का साहित्य बहुत व्यापक है। हमारे पूर्वजों ने जीवन का कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा है। हमारे पूर्वज कथाकार जितने हुए लगभग सब कुछ लिखा जा चुका है। और हिंदी गल्प को, मैं आधुनिक हिंदी गल्प की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, लेकिन गल्प को हमारे इस समाज में गल्प की जो स्थिति है वो वर्षों, गुणाढ़ की बृहत कथा हो, कथा सरित सागर हो सुवेंद्र का, और भी बहुत सारी चीज़ें दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। तो कहानी हमारे लिए एक बहुत ही ऐसी विधा रही है जो पारिवारिक रही है, बहुत फैमिलियर जिसको आप कहते हैं। तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन सब कुछ लिखा जाने के बावजूद जो नया यथार्थ है वह सिर्फ नहीं होता हमारे सामने। हमारे पहले का यथार्थ भी अपना रूप बदलकर, छलिया बनकर हमारे भीतर उपस्थित होता है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पहले लिखा जा चुका है, लेकिन नए रूप में वो आपके सामने आता है। और लेखक को हम क्या लिखते हैं? हम जो मूल भावनाएं हैं मनुष्य की, प्रेम, घृणा, हिंसा, यही तो लिख रहे हैं।
लेकिन हमको लिखते हुए हमेशा हमारी जो कल्पना शक्ति जो है, यथार्थ से जो मिल करके नया रचना का यथार्थ जो बनती है, उसमें हमको ऐसा लगना चाहिए कि मैं पहली बार ये देख रहा हूं या पहली बार लिख रहा हूं। अगर आप इस एहसास से गुजरते हैं, आप लिखते हुए आपको, अगर आप सूर्योदय लिखते हैं तो आपको लगे कि आप पहली बार सूर्योदय लिख रहे हैं, और पढ़ने वाले को लगे, जो रोज सूर्योदय देख रहा है उसको लगे कि वो पहली बार सूर्योदय देख रहा है। तो कुछ भी नहीं है जो इसमें नया है, लेकिन वह हमारे समय, हमारे समाज के का जो शुभ मूल्य है या जो दुरभिसंधियां हैं, जो प्रपंच हैं हमारे समाज के, वो मेरी अपनी कल्पनाशीलता जो जीवनानुभवों के साथ विकसित हुई है, उस सब का संस्पर्श पाकर वह यथार्थ नया हुआ है। मैंने उसको नया करने की कोशिश की है, और यह कोशिश इसलिए है कि मेरी कोशिश भी जब पाठक के पास वो जाए तो खत्म हो जाए, पाठक की अपनी कोशिश शुरू हो, वो उसको एक और नए यथार्थ के रूप में लेकर अपने घर जाए। बिल्कुल। इसमें मुजाविरों के बारे में, मणिहारों के बारे में, जो चूड़ियाँ पहनाते हैं घर घर जाके, दाता पीर दरअसल वही करते थे, और फिर एक लड़की से उनको प्रेम हो जाता है और बाद में फिर उनका उसका निकाह किसी और से हो जाता है। उसके वियोग में फिर वो उसके वियोग में इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि भटकते भटकते फिर बाद में उनका इंतकाल हो जाता है और उनकी कब्रिस्तान है। सर के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो सर के पते में भी है कि कब्रिस्तान के पास कदम कुआं पटना। तो मुझे लगा कि वो जिस गल्प की बात कर रहे हैं दरअसल उनका जिया हुआ, उनका महसूसा हुआ है। इसमें जो महिला किरदार है, रसादिन और अमीना, चुन्नी, तमाम जो किरदार हैं, तो जो मुस्लिम वर्ग का ये वर्ग जो आपने इसमें चित्रित किया है, उन महिलाओं का मैंने देखा, या तो उनके पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प ये कि कोई समस्या खड़ी हुई तो वो सर झुका दें, दूसरा विकल्प ये कि बीच में ही अपने द्वंद्व को या संघर्ष को छोड़कर सर कटा दें। ये मैंने महसूस किया, खासकर अमीना के साबिर को वो कंसोल नहीं कर पाती है साबिर को अंततः, और साबिर सहनाई वादक बन जाते हैं। और ये तो इसमें कोई ऐसा किरदार, चुन्नी तो अपना रास्ता चुन लेती है, जिसने सर कटाना और सर झुकाना नहीं चुना, ऐसा आना चाहिए था। ऐसा शोभा कि हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन को ऐसा होना चाहिए था, पर जीवन वैसा होता नहीं है ना। एक बहुत चिकनी मछली होती है, गरई मछली, और भी मछलियां होती हैं कई, वो मुट्ठी में पकड़ी छटक के बाहर चली जाती हैं। जिंदगी का वही हाल है। हम जहां जहां जिंदगी को पकड़ना चाहते हैं, अपनी जद में ले आना चाहते हैं, जिंदगी पलट जाती है। यही है जिंदगी, सच्चाई यही है। आपकी शर्त पर आपकी जिंदगी हो ये जरूरी नहीं है। और इसके लिए तो इसमें जो स्त्रियां हैं, जैसे आपने कहा, आप देखिए सब स्त्रियां वैसी ही हैं जैसा आप चाह रही हैं। आप देखिए वो उसकी माँ जो है रसीदन, अपने पति के मरने के बाद की मौत जो होती है, उस मौत को लेकर संदेह है कि वो हत्या हुई है, और हत्या उसके दोस्त नासिर के दोस्त सत्तार मियाँ ने की है, ऐसा संदेह है। लेकिन वो उसके साथ सोती है, सोने को तैयार होती है। स्लीपिंग विद एनिमी का जो कॉन्सेप्ट है कि वह उसको स्वीकार कर लेती है, निकाह भी नहीं करती, कोई निकाहनामा नहीं तैयार होता, कुछ भी नहीं, वो अब रख लेती है। पुरुष रखते आए हैं औरतों को हमारे समाज में। इस पितृसत्तात्मक समाज ने पुरुषों को यह अधिकार दिया था कि वो रख ले औरत को। यहाँ एक औरत है जो रख लेती है, सत्तार मियाँ जैसे गुंडे को। बाद में जब उसकी बुरी नजर उसकी बेटी पर पड़ती है, इसको पता चलता है, तो उतने ही आवेग के साथ वो अपने घर से उसको बाहर करती है। जबकि उसकी बेटियां, उसका बेटा, दोनों जीभ चटोरी या थोड़ी सी सुविधाएं जो मिलती है खाने पीने की, गांजा पीने की, शराब पीने की, उसके चलते
उसको डांटते भटकारते भगाते नहीं है, लेकिन रसीदन ऐसा करती है, वो उसके विरुद्ध है, उसको बधना चला के मारती है शुरू में उपन्यास का। अब चुन्नी से मैं बहुत परेशान था उपन्यास में, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी, कैसे कैसे इसको सहेजें, कैसे इसको इसके साथ जो है सो कैसे उपन्यास में क्या व्यवहार करें। उन्होंने चुपचाप भाग करके शादी कर ली, सेटल हो गई, पति पत्नी दोनों सुख से रह रहे हैं। और जिसको लेकर आश्वस्ति का भाव था कि नहीं ये अपने प्रेमी से शादी करेगी, उसका जीवन संकटमय हो गया। आप कह रहे हैं कि वो सिर नहीं उठाती है। जब साबिर मियाँ उसको पैसा देने आते हैं तो वो कैसे भगाती है, कहती है कि जाओ, कब्रिस्तान जिंदा लोगों के रुकने की जगह नहीं है और तुम तो जिंदा आदमी हो। और जो जिंदा लोग होते हैं कब्रिस्तान में रुकने ठहरने की ताकत उनके पास नहीं होती है, वो हमारे जैसे लोगों के पास होती है जो मुर्दों के बीच भी जिंदगी जी रहे होते हैं। भागो यहाँ से, तुम अपना रुपया पैसा लेके जाओ। अपने प्रेमी को अपने घर से मुट्ठी में नोट लिए हुए प्रेमी को वो घर से बाहर निकालती। ऐसा नहीं है, इस उपन्यास की सारी स्त्रियां संघर्ष, अगर मैं छोटे छोटे चरित्रों की बात करूं तो वो सारी, आप मधिया बानो को कैसे भूल सकती हैं जो अपने पिता की मौत के तत्काल बाद अपने शहनाई वादक प्रेमी के साथ भाग जाती है और दोनों के दोनों भाई उसके विरुद्ध हैं, जो बाद में साबिर को जिंदगी का वैभव देने चलते हैं। वो जिसका पति जो है शहनाई बजाता है और ऑफ सीजन जब आ जाता है, शादी ब्याह के दिन जब खत्म हो जाता है तो बीड़ियां बनाता है। तो स्त्रियों को सिर्फ एक स्त्री नहीं, किसी भी चरित्र को लेखक रचते हुए उसके जो कंट्राडिक्शंस हैं, उसके जो अंतर्द्वंद हैं, उसके जीवन के जो प्रपंच हैं, उन तमाम प्रपंचों का साक्षी होता है वो। और वो चाहता है आपको साक्षी बनाना। वह किसी विमर्श या किसी विचारधारा या किसी एकांगी नहीं हो सकता। हम लोगों ने साहित्य में जिस समय लेखन शुरू किया उस समय एकांगी होने का दौर था। हिंदी कहानी घोर अपठनीयता से गुजर रही थी, उसको पढ़ने वाले लोग नहीं बचे थे। हम लोगों ने उस समय कहानी लिखना शुरू किया और कहानी की में पठनीयता की वापसी के लिए संघर्ष किया। वो वही संघर्ष था कि सिर्फ और सिर्फ किसी विमर्श, किसी विचार का आतंक, किसी पात्र की निर्मिति नहीं करता। उसके लिए जीवनानुभव चाहिए, जीवन चाहिए। उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं। पाठक उन सारे शेड, सारे छवियों से गुजरे और फिर अपने लिए अपना पात्र रच करके अपने घर में, अपने जीवन में उसको उतारे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाशिए पर जो वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या दलित वर्ग हो, उन सब के लिए लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। आपने मुझे तो इसलिए मैंने वो पहला सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 5वां पैगंबर लिखा, अकबर लिखा, लेकिन 1886 में किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिख दिया निसहाय हिंदू, और उसमें एक ही मुस्लिम किरदार बनाया और उसके ऊपर गोहत्या का आरोप लगा दिया। बाद में जो हिंदू उसका विरोध कर रहा था उसकी हत्या भी उसी से करवा दी। इसलिए मुझे वो याद आया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हाशिए पर धकेलने वाले भी तो लोग हैं। लगातार इतने वर्षों से हाशिए पर जो लोग थे, राजेंद्र जी ने तो एक मुहिम, आंदोलन ही चला दिया, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो शक्तियां जो इन लोगों को हाशिए पर बने रहने पर लगी हुई हैं, क्या वो साहित्य में भी हैं? साहित्य कितना उसमें योगदान दे रहा है? ये साहित्य हमारे जीवन से ही निकलता है। साहित्य हमारे समय, समाज, हमारे जीवन का ही उत्पाद है। साहित्य कहीं वायवीय नहीं होता है ना। साहित्य कहीं आकाश से किसी तारे की तरह नीचे नहीं टपकता, उसे हम ही रचते हैं। और हम जो जीवन जी रहे होते हैं, हमारे जो जीवनानुभव हैं, वे जीवनानुभव ही साहित्य में परिवर्तित होते हैं, रूपांतरित होते हैं, तब्दील होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जिस मुस्लिम समाज, जो पसमानदा बिल्कुल मुस्लिम समाज है, उसकी कहानी इस उपन्यास में कही गई है। उनका जिक्र कम हुआ है, लेकिन हुआ है।
और हर चीज में अपवाद होता है। जैसे आप कह रही थी, जिस कहानी की आपने चर्चा की, तो अपवाद हर जगह है। तो मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, भरसक बचता हूँ। मैं राजनीति से नहीं बचता। मैं मानता हूँ कि राजनीति हमारे जीवन के सारे मसले तय कर रही है। आज राजनीति ही तय कर रही है कि हम रोटी खाएंगे तो उसकी कीमत 2 रुपये होगी कि 100 रुपये होगी। तो हम राजनीति से कैसे बच सकते हैं? यह झूठ है। लेखक अगर कहता है कि वो राजनीति से बच रहा है या राजनीति, नहीं, ये झूठ है। वो झूठ बोल रहा है। राजनीति उसको प्रभावित कर रही है, तो उसकी रचना में भी राजनीति के अंश आएंगे। अब वो अंश किस रूप में आएंगे, ये लेखक के अपने हुनर पर निर्भर करता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं कि जिस मुस्लिम समाज के ताकतवर बनने की बात आप कर रही हैं, इस तरह हाशिए पर रहने की बात, ये जो है पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आप देखिए कि उनके बीच से क्या उनका कोई नेतृत्व उभरा? क्या हमारे देश की राजनीतिक दलों ने क्या ऐसा कुछ वातावरण बनने दिया कि मुसलमानों के बीच से कोई मौलिक राजनीतिक नेतृत्व उभरे? और उभरा भी तो क्या उनको जीने दिया या उनकी असामयिक हत्या कर दी? हत्या से मेरा मतलब कि उनकी उपस्थिति, उनके वजूद की बात में कर रहा हूँ, राजनीतिक वजूद की। ऐसा नहीं हुआ। वे भी पिछलग्गू बने रहे, वे भी डर कर वोट देते रहे। कल किसी को दिया, आज किसी को दे रहे हैं, परसों किसी को देंगे। जबकि चाहिए था कि उस वर्ग से भी नेतृत्व उभरे, संघर्ष हो, जुझारू हो। यह देश, यह भूमि जिसकी है वे भी हैं इसका बराबर के हिस्सेदार। और सिर्फ आप पसमानदा मुस्लिम समाज की बात क्यों करते हैं? क्या दलितों को इतने वर्ष के बाद हमने उनके जीवन के सारे अधिकार दिए? उनको जो क्या पिछड़ों को दिए? पिछड़ों ने लिया भी। पिछड़े अब बढ़ के आ रहे हैं। जो दूसरी जातियों के लोग थे, दूसरे समाजों के जो लोग थे, जो धनवान लोग थे, उनको रिप्लेस करके अब पिछड़े आ रहे हैं। वो हमारे समाज के नए सामंत बन रहे हैं, बनेंगे कुछ वर्षों बाद, दिखाई पड़ेंगे आपको। उन पर भी रचनाएं आई हैं, आप आंख खोल करके देखें। इसको भी छोड़ दीजिए आप। क्या स्त्रियों के साथ किया हमने? आज मैं बैठ के सोच रहा था कि हम लोग पहले गोष्ठियों में जाते थे तो 100 लोग हैं तो उसमें 4-5 महिलाएं होती थी। आज यह कभी हम लोग सोचा करते थे कि क्या ऐसा परिदृश्य होगा एक लेखक के रूप में? आज यह कितनी प्रसन्नता की बात है कि बाहर से 3-4 लोग जो पुरुष हैं जो बुलाए गए हैं, बाकी तमाम स्त्रियां हैं। तो यह बदला हुआ जो हमारे समय और समाज का जो स्वरूप है, क्या हमने सोचा था? हम तो उसको मुट्ठी में कैद करके और रखे हुए थे, हमने उसको नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा। तो समय बदल रहा है तो रचनाओं में, राजनीति में, संस्कृति के दूसरे जो पटल हैं उन पटलों पर दलित, स्त्रियां और पिछड़ा समाज हमारा, जो दरिद्र, सारे श्रम के बावजूद दरिद्रता में जीने को अभिशप्त है, वो हमारा समाज, वो सब सामने आएगा, आ रहा है। यह एक दिन का बदलाव नहीं है। यह एक किसी दातापीर उपन्यास में उनकी चर्चा हो जाए इसलिए उनका जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता। यह हमारी अपनी यात्रा है। हमारी इस यात्रा में ये शामिल होकर के, इनको शामिल करना, हमने अपने को धनी बनाया, हमने इन पर कोई एहसास नहीं किया। जी। ये बात तो बहुत कमाल है। और कल से मैं भी देख रही थी कि महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और मैं महसूस कर पा रही थी कि तथाकथित मर्दवादी जो लोग हैं उनको पुरुष बनाने का ये लगातार निरंतर काम कर रहा है मंच। तो इसमें जो प्रेमी जोड़े हैं सर, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान आकर्षित किया। शायद इसलिए कि शायद ये फरवरी का महीना भी है और वैलेंटाइन वीक भी है और 15 फरवरी को आपका जन्मदिन भी है। समद जेबा, बबलू चुन्नी, साबिर अमीना। और इन तीनों की धुरी में दाता पीर, वो उनकी कब्र जहाँ पर वो जाकर रोते भी हैं, एक दूसरे को झटकते भी हैं, एक दूसरे से नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, तल्खियाँ भी जताते हैं, प्रेम भी पूरा उड़ेल देते हैं।
तो जब मैं इस उपन्यास को मैंने पूरा पढ़ लिया तो मैंने इस उपन्यास को अपने हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा ये जिसमें बड़ा हिस्सा, वो जाहिर सी बात है वो मूल में है कि मुस्लिम वर्ग के जो उनका जो समाज है उसके तमाम पहलुओं को उजागर करना, उनकी समस्याओं को, उनकी हिचकियों को, उनके सारी जो संवेदनशील प्रश्न और जवाब हैं, द्वंद्व है, उसको उजागर करना। और दूसरा हिस्सा जिसमें प्रेम तो है, प्रेमी जोड़े तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस वर्ग में भी जो वर्ग प्रमुख मेन कोर्स में, डिस्कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी रूढ़िवादी मानसिक उस प्रेम को सहज रूप से नहीं ले पा रहे हैं। वही अमीना के साथ भी हुआ, चुन्नी को जैसे आपने कहा कैसे कंट्रोल करे, फिर वो बबलू के साथ आखिरकार चली जाती है। लेकिन वही वहाँ पर एक ये भी हिस्सा आता है कि पुलिस स्टेशन जाकर फिर बहुत गाली गलौज भी उन लोग को मिलती है। प्रेम के हिस्से को लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से इसमें लिपिबद्ध किया, लेकिन उन सबके केंद्र में उस कब्रिस्तान को ही, दाता पीर के उस कब्र को ही क्यों रखा? और ये सुनियोजित था या नियोजित था या क्या था, लेकिन वो सब कुछ की जो बीच की जो कड़ी थी वो कब्र थी उन सारी प्रेमी जोड़ियों के। देखिए, मैं तो सरापा प्रेम ही होना चाहता था अपने जीवन में और यह पुरुष के भाग्य में नहीं है, ये स्त्री के भाग्य में, जो मैं ना हो सका, जो मेरा दुर्भाग्य कि मैं ना हो सका। बहरहाल ये ऐसे ही चुहल किया मैंने। आपको ज़ुबी याद है? हाँ, देखिए है क्या कि प्रेम जो है या ये जित देखो तितलाल, मतलब ये एक आदमी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता जीवन में, इसका एक रूप स्वरूप नहीं हो सकता है ना। तो अमीना और साबिर का प्रेम, बबलू चुन्नी या ज़ुबी और समद का प्रेम जो उनको फ़कीर बना देता है, ज़ुबी और समद, और खुद दाता पीर बनने से पहले जिनका नाम नहीं मालूम किसी को, वो भी एक शिया लड़की के प्रेम में हैं। वो उसको, उनके प्रेम को जब पता चलता है कि उसकी शादी होने जा रही है तो वो एक भक्त में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे भक्त में जो हर लड़की के किसी भी के भी घर जाते हैं और लड़की है तो उसके विवाह का गीत गाने लगते हैं, है ना। और ऐसे संत हुए हैं हमारे समाज में, ऐसे पीर फकीर संत हुए हैं। तो इस तरह सबके अपने अपने प्रेम प्रसंग हैं, अपनी अपनी जीवन स्थितियां हैं, और प्रेम जो है वह ना भी है जीवन की, है ना। इस उपन्यास में एक जगह है जहाँ साबिर और अमीना दोनों कब्र के पास, दाता पीर के कब्र के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे में एकदम, उसकी गोद में उसका सिर है, इसके अमीना की गोद में साबिर का सिर है। और एक पंक्ति वहाँ आती है कि ठोप भर मधु, जो भोजपुरी जानने वाले लोग हैं वो ठोप का अर्थ समझ रहे होंगे, ठोप भर मधु वहाँ टपकता है जैसे। तो प्रेम जो है उसके इतने अनन्य रूप हैं, अनंत रूप हैं, जीवन को संचालित करने वाली जो मौलिक शक्तियां हैं, भाव शक्तियां जिनको आप कहते हैं, हमारा पूरा का पूरा भाव जगत जो है वो प्रेम में ही लिपटा हुआ है। घृणा की पैदावार भी प्रेम के गर्भ में होती है। आप जब उसको ठीक से देखेंगे तो प्रेम के गर्भ में ही हमारे जीवन के सारे भाव अंकुरित होते हैं। तो प्रेम के बिना आप जीवन नहीं जी सकते। वह प्रेम भले आपको हिंसक बना दे, आपके भीतर इतनी, और एक बुरे मनुष्य से एक अच्छे मनुष्य में तब्दील होने के लिए भी प्रेम ही अमृत की तरह काम आता है। अब इसके अनंत रूप हैं। ये हमारी अपनी निजी मूर्खताएं हैं कि हमने प्रेम को सीमित कर दिया है। हमारी बेटी कल प्रेम करने चलती है तो हम खाप पंचायत बैठाकर उसका सिर काट देते हैं। हम उस समाज का हिस्सा हैं, लेकिन उस समाज में प्रेम जो है एक ऐसी नदी की तरह है
ऐसी नदी की तरह है जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो आपका जो मौलिक प्रश्न था कि ये तमाम जो क्या कि ये तीनों जोड़े जो हैं उन सबकी जो चेन में हाँ, वो दाता पीर का दाता, हाँ, दाता पीर केंद्र में है ना। वो बनते ही हैं। वो पीर बनने की उनकी पूरी प्रक्रिया आप देखिए क्या है। उनके पीर बनने की प्रक्रिया कुरान नहीं है। उनके पीर बनने की प्रक्रिया उनके धर्म ग्रंथ और जीवन नहीं है। जो धार्मिक रूढ़ियां या जो कह लीजिए आप पद्धतियां जीवन धर्म की जो होती हैं, मजहब की जो होती हैं, वो सब नहीं है। वही एक क्या आप कितनी खूबसूरत पंक्ति है कि जो वो गाते हैं, जो लोकगीतों से लिया गया कि लब भर मोती पलंग पर डालो जी, होठों भर मोती पलंग के ऊपर डालो। उसका ब्याह होने जा रहा है, उसके सुहाग रात का गीत है ये। तो जो इन पंक्तियों से जिसका जीवन बना हो या बिगड़ा हो, जो पीर क्यों बनते हैं पीर? समद क्यों पीर बन रहे हैं? उर्दू मीर पर शोध करने वाला व्यक्ति, जिस चांद को देख करके मीर पागल हो जाया करते थे, उस चांद की प्रतीक्षा करने वाला, देखिए मीर पर उसका रिसर्च है, उसने शोध किया। मीर उसके सबसे बड़े प्रिय शायर हैं, लेकिन गुणधर्म में फर्क देखिए कि मीर जब चांद को देखते थे तो पागल हो जाते थे। पागल बल्कि पागलपन की अवस्था में रहे हैं मीर का जीवन जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। और वहां वो ठीक उस चांद के पीछे दीवानों की तरह सारी रात गुजारता है। और उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी, उसका विवाह तय होने जा रहा, उस समय उसका प्रेम जो है सो। तो यह सब कुछ जो घटित होता है कब्रिस्तान में और दाता पीर के इर्द गिर्द घटित होता है। तो धरती के नीचे, जिस धरती के नीचे मुर्दे दफन हैं, उसी धरती पर दूब, फूल, वृक्ष, ये सब पैदा होते हैं। वे नीचे जो मृत्यु का तांडव है उससे प्रभावित नहीं होते उस तरह। उसके बावजूद वो जन्म लेते हैं, उसके बावजूद फूल खिलता है, उसके बावजूद उस कब्रिस्तान के भीतर प्रवासी पंछी आते हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ, मैं लातूर गया था। भूकंप आया था 93 में, आप सब जानते होंगे। लातूर में कोई घटना नहीं घटी थी। जिला मुख्यालय था इसलिए लातूर प्रसिद्ध हो गया। लातूर से 40 किलोमीटर दूर किल्लारी एक जगह है जो एपिसेंटर था भूकंप का। वहाँ पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया था। जिस घर का कोई बचा, उस घर के उस आदमी ने तो बताया कि इस घर में 10 लोग थे तो बाकी की लाशें निकाली गई। जिसका कोई नहीं बचा उसकी लाशें अब भी उसी के जमीन के नीचे दफन हो गई। उस धरती पर खड़ा होकर के यह उपन्यास लिखने के बाद अभी 1 महीने पहले मैंने महसूस किया कि आप जिस धरती पर होते हैं और उस धरती के भूगर्भ में यह जो ज्वालामुखी है, यह ज्वालामुखी कई बार आपको इतना भावुक करती है, आपको रुलाती है, आपके भावना के संसार को इस तरह हिलोड़ देती है कि एक नया कोमल और बिल्कुल एक नई आभा से भरा हुआ जीवन आप लेकर वहां से लौटते हैं। तमाम दुखों के बीच से सुख के बीज लेकर निकलते हैं आप। ये बहुत जरूरी है। तमाम दुखों के बीच से सुख के बीज लेकर निकलते हैं आप। और मुझे रशियन नॉवलिस्ट दोस्तोव्स्की का भी स्टेटमेंट याद आ गया। उनका कथन है कि प्रेम अगर है तो सुख के बिना भी जिया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस उपन्यास में प्रेम ही प्रेम है। और वो प्रेम ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी का तो मतलब विभाजन ही हिंदू मुस्लिम और इन सब पे हुआ, और उसके बाद तमाम चीज़ें जो हुई वो हिंदू मुस्लिम एकता पर निबंध और लेख, कहानी और पार्टीशन, तमाम चीज़ें हम जानते हैं। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टीशन पर बेस्ड है, इस विमर्श पर बेस्ड है, इस हाशिए की समस्याओं पर बेस्ड है। लेकिन ये उपन्यास बात कर रहा है उनके मन के भीतर जाकर,
उनके द्वंद्वों को लेकर उनकी अपनी जो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ वो जी रहे हैं, वो कोई एक वर्ग की, समाज की, देश की लड़ाई नहीं। आपने इसमें खंगाल खंगाल कर उनके, जैसे सत्तार मियाँ निसार के मरने के बाद रसीदन सत्तार मियाँ को घर पे रखती है, बाद में दुत्कारती भी है क्योंकि उसके इस तरह से किस्से होते हैं। फजलू का निधन किस तरह से अभाव के साथ हो जाता है, वो मुझे बहुत दुखांतिका भी महसूस कराता है, फजलू का जो देहांत होता है। लेकिन इन सब के साथ दाता पीर उन जिंदगियों, जो हाशिए पर जो जिंदगी है, उनके समस्याओं का निस्तारण तो नहीं दे रहा है। यानी कि वो जी तो रहे हैं, आप बता तो रहे हैं कि वो उन्होंने ये जिया, पर वो उम्मीद जहाँ पर वो अकेले तय कर लेती है रसीदन की, वो वही अकेले वो अपनी अमीना के साथ रहेगी। लेकिन एक आशा, एक उम्मीद जो कहीं ना कहीं साहित्य समाज में बदलाव के लिए छोड़ा जाता है, उसको आगे आप लेकर आएंगे? ये प्रश्न मुझको लगता है तीसरी या चौथी बार इस तरह के कार्यक्रमों में मुझसे पूछा जा रहा। यह तभी आपको मिलेगा जब आप उपन्यास की क्लोज रीडिंग करते हैं। मुझको लग रहा है कि क्लोज रीडिंग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोज रीडिंग क्या होता है। अभी के समय में हम इतनी जल्दी में हैं, जीवन जीने की भी हड़बड़ी है, खाने की हड़बड़ी, पढ़ने की हड़बड़ी, बोलने की हड़बड़ी, वाचालता और दृश्य बहुलता का ऐसा आलम है कि बहुत मुश्किल है। तो क्लोज रीडिंग की ज़रूरत है कि कैसे ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में उपलब्ध हैं। ये बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी रचना के निकट जाते हैं तो फिर किस तरह उपलब्ध है। मैं इस बात से का पक्षधर नहीं हूँ कि रचनाएं समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें, है ना, इस प्रकार ये हुआ, है ना, इस प्रकार ऐसे होना चाहिए, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हम सच में झूठ मिला रहे हैं, और सुंदर भाषा में कहें तो हम यथार्थ में कल्पना मिला रहे हैं, और यथार्थ में कल्पना को मिला करके हम जीवन की वो छवियां पेश कर रहे हैं जिसके रगों में जो प्रवाह है या और जो वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, वहां जीवन की सारे सुख और दुख हैं। उस प्रवाह के बीच उतरना होगा आपको, हमारी रगों के प्रवाह के बीच। लेखक यानी उस रचना की जो रगें हैं उनके प्रवाह के बीच आपको उतरना होगा, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेखक एक तरह के नहीं हैं, तरह तरह। मैं नहीं जानता मुझे आप किस कैटेगरी में रखती हैं, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं रहना चाहता जिस कैटेगरी में साफ साफ यह बताया गया हो पाठक को कि ये करना चाहिए आपको। मेरे जीवनानुभवों से मिलकर, मेरी कल्पनाशीलता से मिलकर, मेरी कल्पना से मिलकर अगर उसने कोई रूप धरा है और वह आपके जीवन में शामिल होता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन को वाइब्रेशन देता है, कोई स्पंदन देता है, तो ये मेरा हासिल है, ये मेरी उपलब्धि है। और आप अगर कुछ लेकर उससे चली जाती हैं तो ये आपका हासिल है। तो मैं सीधे सीधे समस्या मूलक रचनाशीलता का पक्षधर नहीं हूँ। इसको थोड़ा सा अब इस परिचर्चा को अंत की तरफ लेके जाते हैं। एक लेकिन जहन में, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है जब मैं हाशिए पर लिखे गए रचनाओं को पढ़ती हूँ, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कथा साहित्य का कोई विधा हो, तो जो लोग हाशिए के लोगों पर रचना लिख रहे हैं, या जो लोग हाशिए पर हैं, वो लोग अपने वर्ग की जो रचना लिख रहे हैं, श्रेष्ठता के आगे उनकी रचनाओं की संपूर्ण आलोचना, समीक्षा नहीं हो पाती है।
मैं एक तो आपका प्रश्न ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये कई तरह के अभी बहसें विमर्श हमारे साहित्य की दुनिया में है कि जो मेरा जीवन है, जो मैं जी रहा हूँ, वो मैं ही लिखूँगा, वो मुझे ही लिखना चाहिए। सब इन बहसों अभी भी चल रही है, पहले से भी ये बहसें चल रही हैं। मैं इन बहसों से अपने को अलग करते हुए, डिटैच करते हुए अपना काम करता हूँ, लिखता हूँ। अब उन पर आलोचना की नज़र की आपने बात की, तो हिंदी में जो गल्प की आलोचना है उसकी कोई परंपरा ही नहीं बन पाई, उसकी कोई परंपरा ही नहीं है हमारे यहाँ। कविता की आलोचना की परंपरा रही है, संस्कृत काल से लेकर अब तक एक परंपरा रही है, उसमें हेर फेर हुआ है, बदलाव हुआ है। और कोई भी लेखक, तो एक तो ये है कि हिंदी में गल्प की आलोचना है ही नहीं, या तो खुद लेखक ने कुछ लिखे हैं, जो नई कहानी के जो रचनाकार थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, इन लोगों ने, रचनाकारों ने भी अपनी आलोचना, उनकी अलग आलोचना होती है। आलोचकों ने कुछ कोशिश की, नामवर जी ने ज़रूर शुरुआत की थी, लेकिन वह कविता की आलोचना के लिए जो टूल्स थे उसी का उपयोग कहानी पर करने लगे, तो उन्होंने बहुत सारी, रामवर जी ने भी गड़बड़ियाँ पैदा की कहानी की आलोचना में, और भी बहुत सारे आलोचक आए, वो अपना काम होते रहता। मुझे लगता है कि, और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि कई लेखक गर्वोन्नत होकर कहते हैं कि मैं आलोचना की परवाह नहीं करता, मैं इसको भी नहीं मानता। आलोचना रचना के विवेक के लिए बेहद ज़रूरी तत्व है, काम है साहित्य में आलोचना, लेकिन हिंदी में आलोचना है नहीं, और लगभग सब कोई असंतुष्ट रहा है। हाँ, मैं नहीं जानता कि प्रेमचंद वगैरह जिंदा होते तो अभी कितना असंतुष्ट होते अपनी, जबकि उन पर इतनी किताबें हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाए। तो ये लेखक को उस आलोचना की परवाह करनी चाहिए जो लिखने के बाद खुद उसके भीतर पैदा होती है, अपनी रचनाशीलता के प्रति। उसकी परवाह बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी परवाह करते हैं तो फिर आपका जो आगे का सृजन है वह ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा जीवंत होता है, और वो जीवन से, पाठक से ज़्यादा कनेक्ट करता है। मैं जिस लखनऊ में बैठा हूँ, आप जानते हैं कि गल्प की ये भूमि है। यशपाल, भगवती शरण वर्मा, तमाम बड़े लोग यहाँ हुए, वहाँ से लेकर के, और अभी देखिए सामने रजनी गुप्त, किरण सिंह, प्रज्ञा पांडे, सुशीला पुरी ने भी कुछ कविता लिखने लगी हैं, लेकिन वो भी आलोचना लिखी हैं। मेरी किताब की भी आलोचना की थी उन्होंने। विजय अगर गंभीर हो जाए तो वो भी लिख सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त, है ना। प्रज्ञा जी का नाम लिया, मेरे भीष्म जी बैठे हुए हैं, और कहानी और उपन्यास की दुनिया में कितना बड़ा काम है। तो मैं, चूँकि ये लोग सामने और भी, तो आप जानती हैं लखनऊ को, शिवमूर्ति जिस शहर में रहते हों, तो इस तरह एक ये बहुत, और आलोचना को लेकर के भी यहाँ काम हुआ है। इस शहर से मनोहर श्याम जोशी का रिश्ता रहा है। तो मुझको लगता है कि लेखक जो है आलोचना को लेकर के बहुत चिंतित जब होता है तो उसका अपना मूल काम बाधित होता है, अपना मूल काम। और ये आप देखिए ना, पूरे विश्व साहित्य में देखिए, कई बड़े लेखक रहे हैं जो अपने समय में अलक्षित रह गए। एक बार नंद किशोर नवल वरिष्ठ शिक्षक भी रहे हैं, तो राम गोपाल शर्मा रुद्र उनके ससुर थे, और राम जीवन शर्मा जीवन एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और पोएट हुए हैं अपने ज़माने के। तो उनकी वो रचनावली तैयार कर रहे थे, तो मैंने पूछा, सर ये इतने महत्वपूर्ण है कि आप इनकी रचनावली तैयार कर रहे हैं? तो उन्होंने कि हिंदी में बहुत सारे कवि और लेखक इसलिए बड़े नहीं हो सके या जाने नहीं जा सके कि उनको अपनी रचनाओं की प्रेस पांडुलिपि तैयार करने नहीं आती थी। तो ये सच्चाई आज भी बहुत सारे अच्छे, तो इसलिए आलोचना की फिक्र कम करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। बढ़िया अच्छी आलोचना मिले तो उसको पढ़ा जाना चाहिए लेखक द्वारा, लेकिन उस पर नहीं लिखा जा रहा है तो बहुत कुछ नहीं मिला जीवन में आपको, हमको, हैं।
ढेरों स्त्रियां जिनको देखकर जी करता था कि इनको छू लूं, इनसे प्रेम करूं। ढेरों बच्चे जिनको इच्छा होती थी कि उठाकर चूम लूं, ये मेरा बच्चा होता, लेकिन वो मेरा नहीं है, दूसरे का। भोजन बहुत सारा, जिसको खाने की इच्छा थी नहीं खा पाया, तो अब जान दे दे आदमी, आलोचक नहीं लिखा तो न लिखे। हाँ, इसलिए इसकी चिंता नहीं। बड़ा रोचक हो गया जब, क्योंकि सर के पास दिलचस्प किस्से हैं और मैं सोच रही थी कि मैं हल्का सा बस एक छोड़ दूंगी और बाकी एक किस्सा गोई की तरीके, बदकही के तरीके चीज़ें चलेंगी, और इसीलिए मैं बहुत बच रही थी बहुत लंबे लंबे सवाल या पृष्ठभूमि नेपथ्य में जाने से, क्योंकि आप समक्ष हैं तो आपको अधिक से अधिक सुनना चाह रही थी। अब कोई हिस्सा इस किताब का जो आप पाठ करना चाहें? हालांकि मैंने अपने पसंदीदा हिस्सों को बहुत वर्कों में मोड़ा है, और ठीक है, ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मैं ये करती हूँ बहुत सुलभता और सहजता से। आप तो संपादन का काम कर रही हैं, तो चुनना तो आपका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चुनने का हुनर होना। चुनने का भी काम करते हैं। और सर वो तमाम लेखक वो कहते हैं कि हम अपनी रचना से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना कि आप इस ही आयाम से, इस ही तरीके से हमारी रचनाओं को देखिए, तो फिर लगता है कि अभी संपादकीय जो कमलेश्वर जी और राजेंद्र यादव जी जो जहाँ पर छोड़कर गए थे, वो एकदम से समाप्त हो गया है, ढह गया है। ये भी, इस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक बहस भी इस पर लंबी हुई मेरी किसी से। खैर, मैं चुनना चाहूँगी वो हिस्सा जिसमें रसीदन बड़ी और छोटी का युद्ध विराम हो चुका है। जी, अभी शोभा जी ने दिया, उसको पढ़ रहा हूँ, और एक बहुत छोटा हिस्सा, आपको थोड़ा पाठ सुख मिले, कोशिश करूँगा, मुझको सुन करके पाठ सुख मिले, पता नहीं क्या मिल पाएगा, मैं नहीं जानता। रसीदन के पहुंचने से पहले ही बड़ी और छोटी के बीच युद्ध विराम हो चुका था। अमीना बरामदे में पीढ़िया पर बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। चुन्नी आंगन में रखी बसखट के पायताने बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसकी पीठ अमीना की ओर थी और चेहरा पतहर की टाट में बांस से बंधे सिनेमा के पोस्टर वाले पर्दे की ओर था। उसकी नजरें दीपिका को चूमते हुए शाहरुख पर टिकी थीं कि रसीदन आंगन में घुसी। चूमते शाहरुख का चेहरा गोल मुड़कर अदृश्य हुआ और दीपिका के चेहरे को आधा निगल गया। चुन्नी ने रसीदन की ओर पल भर के लिए देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। रसीदन के भीतर आने के बाद मुड़ा हुआ पर्दा थोड़ा हिलडुल कर सीधा हुआ। शाहरुख और दीपिका हिलते डुलते वापस लौटे। चुन्नी अपनी अम्मी की उपस्थिति को नजरअंदाज करती हुई शाहरुख और दीपिका के चुम्बन को टेरने लगी। अमीना के सुबकने के गति और आवाज रसीदन को देखते ही तेज हो गई। आंखों से रिश्ते लोर और नाक से चूते पानी में लिथड़ा हुआ उसका चेहरा अजीब भुतहा हो चला था। थोड़ी देर पहले जिस अदा और ताकत के साथ वह चुन्नी का मुकाबला कर रही थी, ठीक उसके उलट अपने को दयनीय दिखाने में लगी रही। दोनों के अपने अपने युद्ध कौशल थे। चीखना चिल्लाना अगर चुन्नी का हथियार था तो रोना बिसुरना अमीना का। आंगन में चूल्हा पड़ा था, कोयले के टुकड़े बिखरे हुए थे। चूल्हे के भीतर केरोसिन तेल से भीगी लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे। चूल्हे से थोड़ी दूर केरोसिन की शीशी लुढ़की हुई थी। केरोसिन की गंध आंगन में पसरी थी। जब हवा के तेज झोंके आते, गंध के भभके उठते, युद्ध यहीं से आरंभ हुआ था। रोज चूल्हा जलाना चुन्नी के जिम्मे था। बिना चूल्हा जलाए वो बाहर निकलने ही वाली थी कि अमीना ने टोक दिया। चुन्नी ने रुककर चूल्हा जलाने का उपक्रम शुरू किया, पर साथ साथ अपने बोलों से अमीना की छाती में छेद भी करती रही। उसने जब पलटवार किया, मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर जो अक्सर होता था होने लगा। न राजपाट का मामला, न हक तलफी का। दोनों के पास
अपने उभरते यौवन के कसबल की आजमाइश के लिए यही एक रास्ता था, सो वे बिना बात के भी मौके तलाश लिया करती थीं। रसीदन बाजी को विदा कर लौटे समदू फकीर और अपनी कोठरी में बिछी चटाई पर आकर बैठ गए। उनकी पीठ कोठरी की दीवार से टिकी हुई थी, आंखें मुदी थीं, आकुल मन किसी पंछी की तरह बीती हुई जिंदगी के आसमान में उड़ा जा रहा था। उड़ते उड़ते कभी रेत के बड़े बड़े ढूहों वाले रेगजार के ऊपर जा पहुंचता, तो कभी दरियाओं दरख्तों वाले किसी हरे भरे सहरा के ऊपर उड़ान भरता। चारों ओर से उमड़ती पागल हवा थी जो उड़ा ले जाना चाहती थी सब कुछ। उनके भीतर एक बिना ओर छोर वाला समंदर था जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए सिर धुनती लहरों के साथ उमगता चला आ रहा था। समदू फकीर ने पल भर के लिए अपनी आंखें खोलकर देखा। सर्द मौसम की धूप के टुकड़े अचानक जलते हुए अंगारों की तरह चमकने लगे थे। धूप के इन टुकड़ों की आंच न जाने किस रास्ते उनके वजूद को पिघला रही थी। उनकी पलकों पर एक साथ आग की लपटें लहरा रही थी, बर्फ के बुरादे झर रहे थे। अजीब कैफियत थी, किसी जख्म का दागे कुहन था। भीतर छिपा कोई पुराना जख्म जो जिंदा हो उठा था, हरा हो उठा था। समदू फकीर की आंखों के सामने स्याही छा गई, उनके होठ लर्जे। अल्लाह ताला रहम कर आए मेरे पाक परवरदिगार, रहम कर, मेरी स्याह बख्ती पर रहम कर, मेरे गुनाहों को मुआफ़ी दे। भला ये कैसा सितम, ये कौन सा जुनून तारी है मेरे ऊपर। समदू फकीर की खुली हथेलियां आसमान की ओर उठी थीं और वो जार जार रो रहे थे। चाय वाला लड़का जो जूठी प्यालियां और चाय के पैसे लेने आया था, उनके सामने खड़ा उन्हें एक टक निहार रहा था। चबूतरे पर रखी जूठी प्यालियां लिए जब वो पैसों के लिए कोठरी में घुसा, भौंचक रह गया। वो समदू फकीर को पहली बार रोता हुआ देख रहा था। दरगाह पर आने जाने वाले कई फ़कीरों को उसने देखा था, पर आज तक किसी फ़कीर को रोते हुए नहीं देखा था। दिन बीता, समदू फकीर ने अनाज का एक दाना मुंह में नहीं डाला। अपनी कोठरी में ही दीवार से पीठ टिकाए कुश की चटाई पर बैठे रहे या सिरहाने अपनी दोनों हथेलियां लगाकर चित पड़े रहे। बीच बीच में जब नमाज का वक्त उठकर उस पत्थर की चौकी के पास गए, बदने से पानी लेकर वजू किया, नमाज पढ़ा और फिर वापस चटाई पर जाकर बैठे या पड़ गए। दिन ऐसे ही बीता। रात हुई, ठंड बढ़ी, चांद निकला, कुहासा गिरना शुरू हुआ। हवा कभी तेज होती तो कुहासा फटता और चांद दिखने लगता या फिर छिपा रहता। चांद, हवा और कुहासा सब मिलकर रात के साथ खेल रहे थे। समदू फकीर अपनी कोठरी में जहाँ थे वहीं पड़े रहे। समदू की जिंदगी के वे सारे दुख जो अनमने से कलेजे की किसी गुफा में छिपे पड़े थे, जिनके चटकीले रंग धूसर पड़ चुके थे, वे अचानक अपनी उदासी के लिबास उतार कर कातिलों की तरह हमलावर हो उठे। समदू फकीर ने इन हमलावरों से बड़ी मुश्किलों से अपना पीछा छुड़ाया था। शाह अर्जा की दरगाह में हाजिरी लगाने में लग गए थे। जर्द पड़ चुकी यादों के साए अपना रंग बदल कर यूं नाचने लगेंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने कलेजे के भीतर बसी हल्दी चिरैया की महीन आवाज़ की उदास थरथराहट को वो मरने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कभी मातम नहीं मनाया, अपनी रूह को कभी काला लिबास नहीं पहनाया। अचानक हवा की गति बदली, धीरे धीरे तेज होती गई हवा, तेज, इतनी तेज कि उसमें भंवरें पड़ने लगा। कुहासे की चादर तार तार हो गई। चांद दिखा, चांदनी के फूल दिखे। शीशम और बरगद के तनों पर, पत्तों पर चांदी की परतें चढ़ गईं। हवा के झोंकों से बूढ़े शीशम और उस विशाल बरगद की पात पात झूम रही थी। सब कुछ बदलने लगा। एक बर्क सी लहराई और चांदनी के फूलों के बीच कौंध गई जूबी की सूरत। जूबी यह एक सपना पूरा हुआ, ऐसा मानो कि साक्षात रचनाकार को उनकी रचना का एक अंश पढ़ते हुए महसूसा, सुना, देखा। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं।
और ये जो पाठ हुआ इसके बाद और कुछ अब रह नहीं जाता, और वो हिस्सा जो उन्होंने पढ़ दिया वो बहुत खूबसूरत हिस्सा था। अब प्रेम, मोहब्बत और दाता पीर क्योंकि उस चीज़ के प्रतीक हैं, यूं ही कोई पीर नहीं बनता, उसके पीछे वो कुरान वाले पीर नहीं है, जैसा जिक्र भी किया ऋषिकेश जी ने। तो अब बशीर बद्र के एक शेर के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं कि 7 संदूकों में भरकर रख दो नफ़रतें, 7 संदूकों में भरकर रख दो नफ़रतें, इस दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।